मैं आपको पहले कोर्स करके बता रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको जो बुक देंगे बच्चे उसके अंदर यू विल हैव ऑल द रीडिंग्स, ऑल द वर्कबुक सॉल्व एंड सारे बैक क्वेश्चंस भी उसी में होंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू बाय एनी बुक, आप बस हमारी बुक पढ़ लीजिए, दैट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों, दैट्स कॉल्ड चैप्टर 2 बजट कंस्ट्रेंट। आई रिपीट, बजट कंस्ट्रेंट। आइए ध्यान लगाते हैं बच्चों। सो बजट कंस्ट्रेंट, दैट्स बजट कंस्ट्रेंट सीखने के लिए विल बी टेकिंग वन एग्जांपल जिसके थ्रू आपको सारी चीज सिखाते हैं। और जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ रीडिंग इसी सीक्वेंस में मिलेगी, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। आइए आई टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन बजट कंस्ट्रेंट। सपोज बेटा देयर इज वन इंडिविजुअल जिनकी इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड X है 5 रुपए, प्राइस ऑफ गुड Y है 10 रुपए। अब बच्चे अगर वो अपनी सारी इनकम गुड 1 पर यानी गुड X पर लगाएं तो ही शुड बी एंडिंग अप विद 20 मिनट्स। अगर वो अपनी सारी इनकम गुड 2 पर लगाएं बच्चे तो ही विल बी एंडिंग अप विद 10 मिनट्स। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगर आप इसको प्लॉट करें, यहाँ पर लीजिए गुड 1, यहाँ पर लीजिए गुड 2, तो बेटा ये कुछ इस प्रकार दिखता है AB 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो हमने केसेस दिए बेटा एक्सट्रीम केसेस थे, इसके अंदर इधर यू आर बाइंग गुड 1 और यू आर बाइंग गुड 2, पर हो सकता है द कंज्यूमर वांट्स टू बाय बोथ द गुड्स टुगेदर। उस केस में उसके पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला P1X1 P2X2 इज इक्वल टू है जिसमें उसकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाए। लेट मी गिव यू सम इमेजिनरी नंबर्स है। सो वो इमेजिनरी नंबर्स अगर मैं लूँ तो ये देखो पूरे 100 स्पेंड हो गए, 5 × 4 10 पूरा 100 स्पेंड हो गया। एक और ऑप्शन है बेटा दैट वो दोनों गुड्स खरीदे लेकिन खर्चे इस तरह से कि उसकी टोटल इनकम ना जाए उसमें। फॉर एग्जाम्पल 5 × 4 10 × 6 विच इज लेस देन 9। ठीक है, अब जो आपको पता है वो मैं आगे लेके जाता हूँ, जो आपको नहीं पता वो मैं भी आपको सिखाता हूँ। आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे, पीपल विल लुक अप टू यू एंड द कैच इज आप नॉर्मल क्लास अभी कॉलेज में हो चुका है बट आपको नहीं बताया गया जो मैं अब आपको बताने चाह रहा हूँ, दैट आई कैन अश्योर यू। वो क्या है आगे बात करते हैं। ये अभी पकड़ लिया जाए तो अच्छा है, बाद में कोई दिक्कत होती है। आप सब जानते हो दैट दिस इक्वेशन P1X1 + P2X2 = 10। बच्चों दिस इक्वेशन स्टैंड्स फॉर बजट लाइन। ठीक बात है ना? बजट लाइन को आप शो किससे करते हो? A B से। ध्यान लगाओ बच्चों। क्या? अब मेरे बच्चों एक इक्वेशन है P1X1 + P2X2 <= 10। राजित इसको आप कहते हैं बजट सेट। आप शो किससे करते हैं? A को B से। यही तो A को B। लुक्स फाइन। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए जाता है और आराम से तसल्ली से कीजिएगा क्योंकि मजा तो यही है आप कॉलेज में टॉपिक कर चुके हो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड आई नो आपको आंसर नहीं पता। आइए मैं पूछता हूँ आपसे सवाल। चैप्टर का नाम है बजट कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? आई एम गोना गिव यू 4 ऑप्शंस, आप बताना किसको बजट कांस्टेंट कहते हैं। पहला बजट लाइन को कहते हैं बजट कांस्टेंट, दैट्स ऑप्शन 1। बजट सेट को बोलते हैं बजट कांस्टेंट, दैट्स ऑप्शन नंबर 2। दोनों को बोलते हैं बजट लाइन और बजट सेट को बजट कांस्टेंट, दैट्स ऑप्शन नंबर 3। या दोनों में से किसी को भी नहीं बोलते, दैट्स ऑप्शन नंबर 4। सो आप अपना दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा बजट कांस्टेंट जी। ओके ट्राई दोनों ही होंगे। आप कौन से कॉलेज में बच्चा? सत्यवती कॉलेज। दोनों ही होंगे। ठीक है, मेरे बच्चे की आवाज में कन्विक्शन नहीं है, दोनों ही होंगे, ऐसे नहीं, दोनों ही होंगे। कैन यू डू इट? कंफर्टेबल भी बजट कंस्ट्रेंट जो कंज्यूमर खरीद सकता है, राइट राइट या तो पूरी इनकम लगा दिया इससे कम खरीद जायज दोनों हो सकते हैं, यानी जितने इसकी खरीद जी। हम पहली बार मिल रहे हैं है ना बच्चा? तो अब एक काम करना, हम पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाना,
सेम 1 की रीडिंग्स निकालना, मैन क्यों किया था सेम 1 में, चैप्टर नंबर 21 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। और कुछ याद होना हो, एक एग्जाम्पल याद होगा पेप्सी पिज्जा, सेम 1। आप किताब खोलना, वो किताब पता है क्या कहती है? सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, बजट लाइन इज बजट कॉन्स्टेंट। सेम 1 इकोनॉमिक्स, डोंट ट्रस्ट मी, गो बैक क्रॉस चेक। अभी मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ मेरे बच्चों। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सेम 1 की किताब क्या कहती है? बजट लाइन है बजट कॉन्स्टेंट, राइट? मैन क्यू गाइस, हम पढ़ रहे हैं सेम 3 वेरिएंट है हमारे रीडिंग्स। वेरिएंट कहता है ना बजट सेट है बजट कॉन्स्टेंट। सो वी आर लाइक अरे किस पे विश्वास करें? सेम 1 की किताब कहती है बजट लाइन है बजट कॉन्स्टेंट, सेम 3 की किताब कहती है बजट सेट है बजट कॉन्स्टेंट। अभी देखते हैं इक्वालिटी कंडीशन को सैटिस्फाई होगी ना। एक बात बताओ, वो वाली किताब तो बजट लाइन कह रही है, ये वाली किताब बजट सेट कह रही है, उसको इंक्लूड तो कर ही रहे हैं ना, उसमें इक्वालिटी कंडीशन को कहा बजट में जायज। बट उसको इंक्लूड कर ही रहे जायज हैं। जायज जायज। लेकिन इसका मतलब सेम 1 की किताब गलत थी। अच्छा, we are having a good debate। अब मैं एक और बम पढ़ रहा हूँ आपके ऊपर। ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? इसी रीडिंग्स में वेरिएंट में चैप्टर 5 आएगा ऑप्टिमल चॉइस। चैप्टर कौन सा आएगा? ऑप्टिमल चॉइस। एंड अलास उसके अंदर बोलेगा बजट लाइन इज बजट कॉन्स्टेंट। अब आपको दलील कहाँ मिलेगी? तो आपको पहले से इक्विप करना मेरी ड्यूटी रहेगी, और मैंने आपको पहले बोला था आपके कॉलेज में क्या होगा, बट आपको नहीं बताएंगे। सो आइए क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं और फिर जवाब के लिए जाएंगे। क्वेश्चन है बजट कांस्टेंट, कि हम बजट लाइन को बोले या बजट सेट को, दोनों को बोले या दोनों में से किसी को नहीं। तो आपकी सेम 1 की किताब कहती है बजट लाइन को बोलो, सेम 3 की किताब चैप्टर 2 में कहती है बजट सेट को बोलो, सेम 3 की किताब चैप्टर 5 में कहती है तो बजट लाइन को बोलो। तो कैसे इसको हम निपटाएं? आइए हम आपको बताते हैं हाउ टू डील विद दिस। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि यू गॉट दिस बजट लाइन AB एंड यू गॉट ICs, इंटरफेस मैप, रेफरेंस दिखाने के लिए, सो लेट्स गो C D E F G। अब आप बताइए कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन है जो आपके बजट में नहीं आ रहा, जो आपके बजट से बियॉन्ड है? That's F. So that goes out of the window. कौन सा है जो आपके बजट में है but you are not gonna go for that? G, शाबाश। Now you are left with 3 combinations C, E and D। तीनों में सिमिलरिटी बताइए। तीनों बजट लाइन पर है, ठीक है? पिक कौन सा करोगे? D, क्योंकि वो हाई आई से हाई हाई से। मेरा बच्चा यहाँ से पकड़ो बात। अगर आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सिर्फ अफोर्डेबिलिटी, व्हाट बंडल्स आई कैन हैव, हाउ मच ऑफ गुड वन आई कैन हैव, हाउ मच ऑफ गुड टू आई कैन हैव, व्हाट अबाउट कि अगर मैं दोनों गुड्स लूं तो क्या क्या मेरे पास आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखते हो बच्चों, तो बजट कांस्टेंट इज योर बजट सेट। In this case, you're not looking at the preference of yours, you're just looking at what you can have. So if you're just going with the affordability quotient, then you say budget set is your budget constant। लेकिन बेटा अगर आप अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अपनी प्रेफरेंस भी देख रहे हो, then I'm sure you're not gonna go beneath the budget line। आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि आप कभी प्रेफर ही नहीं करोगे उसको। So अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अपनी प्रेफरेंस देख रहे हैं, then it is the budget line which should be considered as your budget constant। सेम 1 की किताब याद करिए, एक ही चैप्टर में वो बजट के बारे में भी बताता था, एक ही चैप्टर में IC सिखा देता था। तो क्योंकि वो साथ में बात कर रहा था प्रेफरेंस की और अफोर्डेबिलिटी की, दैट्स व्हाई वो रीडिंग कहती थी बजट लाइन है बजट कांस्टेंट। यहाँ पर चैप्टर 2 में हम प्रेफरेंस की बात ही नहीं करेंगे, विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट क्या क्या बंडल्स हो सकते हैं, किस किस टाइप के बजट लाइन हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। In short, we will be talking about affordability quotient only। In that way, मेरा बच्चा budget set should be considered as a budget constant। और इसके चैप्टर 5 का नाम क्या था? ऑप्टिमल चॉइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो प्रेफरेंस आएंगी। सो प्रेफरेंस के साथ अगर आप अपने अफोर्डेबिलिटी देखते हो, देन मेरा बच्चा आई एम अफ्रेड इट शुड बी बजट लाइन विच शुड बी कंसीडर्ड एज योर बजट। तो मेरे बच्चे आपका जवाब नहीं था कि दोनों, जवाब नहीं था कि दोनों, लेकिन वो दोनों का रीजन क्या है? अगर हम सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि सिर्फ बजट सेट है बजट कांस्टेंट। अगर हम अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, देन वी आर नेवर गोना गो बिनर द बजट लाइन। सो बजट लाइन ही आपका बजट कांस्टेंट।
आई होप क्लियर। बाकी बात आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। ये था हमारा पहला टॉपिक बजट कांस्टेंट। एक साथ उतार लेना, अभी पहले सारा और सीख लेते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग साथ चलेगा। सो मेक श्योर यू गेट इट एब्सोल्युटली राइट बच्चों। दिस टॉपिक इज कॉल्ड टू गुड्स आर ऑफन इनफ। ये जो हेडिंग है ये आपकी रीडिंग्स देती है, लेकिन आपके कॉलेज में जो लेक्चरर्स हैं एक्सपीरियंस वंस, they will be calling it as composite good, convention. I'll just write composite. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। खूब ध्यान से सीखिएगा, आपको काफी काम आएगा ये। कई वाले बच्चे हमारे पास आते हैं एंड दे से सर यू सेड वंस कि इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस पेपर। मैं बोला हाँ इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस पेपर। तो तभी एक बच्चे ने पूछा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल साइंस पेपर। तो मैंने कहा बेटा वो जो रियल लाइफ में होता हो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट जो रियल लाइफ में होता है, उसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। तो बच्चे ने वो बात पकड़ ली। बच्चा कहता है अच्छा अब आप बताओ रियल लाइफ में कौन व्यक्ति 2 गुड्स कंज्यूम करता है। मैंने कहा मतलब, कहते हैं रियल लाइफ में हम सुबह उठते हैं, वी यूज टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड व्हाट नॉट, इतनी सारी चीज़ें यूज करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मैंने कहा तो कहना क्या चाहते हो। तो कहता है कि भाई 2 गुड में आप सिखा रहे हो, 2 गुड तो कोई यूज ही नहीं करता। जायज बात है। तो अब अगर मेरे को उस बच्चे को जवाब देना हो तो मैं 2 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। एक तो है बिल्कुल पीठ दिखा के भाग जाना, वो जवाब क्या मैं बता दूँ। बच्चे ने पूछा सर आप 2 कुर्सी क्यों ले रहे हो, रियल लाइफ में तो बहुत सारे कुर्सी यूज होते हैं, तो आप 2 कुर्सी के साथ क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटा सिंस वी गॉट अ 2-dimensional diagram, एक्सिस वाई एक्सिस, तो इट इज इजियर टू शो और टू वर्क विद। बच्चा सेटिस्फाइड, कितना बढ़िया आंसर दे दिया, मजा आ गया। नहीं, इसे मैं कहूँगा पीठ दिखाना। मैं आपको शो करूंगा 2-dimensional डायग्राम पर कैसे आप 2 से ज्यादा कुछ शो कर सकते हैं। करेक्ट, लेट्स गेट रेडी। मेरा बेटा ये मैंने एक बजट लाइन बनाई। तो राजे यहाँ पर मैं गुड 1 को पेप्सी मान लेता हूँ, गुड 2 को पिज्जा मान लेते हैं। तो अगर आप इस फाइल को देखें बच्चे, here you were taking Pepsi and here you were taking pizza। चाहे इस बात बच्चों, अब सपोज आप अगर 4 पॉइंट ऑफ पेप्सी ले लेते तो 4 × 5 $20 या 20 रुपए गए, आपके पास 80 रुपीज बचेंगे। ये 10 रुपए गए तो आपके पास कितने स्लाइस ऑफ पिज्जा आएंगे। ठीक है, यही चीज अब देखो मैं कैसे चेंज करूंगा। यहाँ पर ले रहा हूँ पेप्सी, बट यहाँ पर ले लो बच्चे इनकम से इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और रुपीज। तो ये मैंने बनाया AB, here I am showing 20 but here I am showing 100। ठीक है, now play smart मेरा बच्चा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ that you got 4 pints of Pepsi, don't you think you'll be left with $80? ठीक है, मेरा बच्चा earlier you were confining yourself to a particular good, say pizza, so whatever left had to be spent on pizza or the other good. Here you are saying okay I bought 4 pints of Pepsi and now I am left with $80. Those $80 you can spend on array of goods, on number of goods, not necessarily on pizza। इस $80 में आप एक मार्कर भी ले सकते हैं, एक वॉच भी ले सकते हैं, एक स्लाइस ऑफ पिज्जा भी ले सकते हैं, एक इरेजर भी ले सकते हैं एंड व्हाट नॉट। द कंडीशन इज दैट ऑल ऑफ दैट शुड कम अंडर और विद $80। ठीक है ना बच्चा। इसीलिए जब आप इनकम ले लेते हैं तो ये $80 बेसिकली आपको शो कर रहा है ऑल अदर गुड्स। क्या शो कर रहा है बेटा, ऑल अदर गुड्स, बिकॉज वो $80 में यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। जबकि पिछले वाले पैनल्स में हम एक पर्टिकुलर गुड लेके अपने आप को लिमिट कर रहे थे कि नहीं हम सिर्फ अब जो पैसे बचे हैं उससे दूसरा गुड ही देखना। सो क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि 2-dimensional डायग्राम पर आप 2 से ज्यादा गुड शो कर पाए। इट लुक्स लाइक पॉसिबल। रीजन आप कर सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर गुड ना लेके क्या ले लें। क्लियर मेरा बच्चों। अब एक और बेहतरीन चीज जिसमें आपको काफी मजा आएगा और आई विल कमिंग बैक टू दिस टॉपिक वंस अगेन, और उससे पहले अगला टॉपिक सिखा देता हूँ, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट। अगले 5 मिनट आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। आपने अपनी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है और आपको जरूरी है ये एक्सपीरियंस। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोग से पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो आप सब लोग एक ही सुर में गाना गाएंगे, सर इट इज -ph/p। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो आप एक ही सुर में बताएंगे सभी के सभी
दैट इट इज माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। मेरे बच्चों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आपके पास इस चीज को प्रूव करने के लिए स्लोप ऑफ बजट लाइन इज माइनस पी बाय पी वाई सिर्फ 4 तरीके, और वो चारों तरीके खोखले हैं। फॉलो, प्रूव करूं? चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला, अगर किसी बच्चे से हम पूछे, भले वो ऑलरेडी सीबीएसई टॉपर, हाँ जी बेटा बताओ स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स बाय पी वाई कैसे है, तो देखिए बच्चों का जवाब क्या आता है। पहला, सर इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अदर। ग्रेट। बेटा कोई और तरीका बताने का? यस सर, मेरे पास है एक और तरीका, बताओ। सर इट इज द रेट एट विच मार्केट इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अदर। मैंने कहा बेटा कोई और तरीका? सर इट इज ऑल्सो नोन एज एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मैंने बोला बेटा कोई और तरीका? सर इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू कंज्यूम अदर गुड। तो ये चारों तरीके जब बच्चा बताता है, दीज आर गुड डिस्क्रिप्शंस, बट आई एम अफ्रेड दीज आर नॉट एक्सप्लेनेशंस। कैसे बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए डिफरेंशिएट करके या मैथमेटिकल यूज करके यू कैन गेट टू दैट, बट डोंट यू थिंक इट इज सच अ चीटिंग? वी आर इन एन इकोनॉमिक्स क्लास, we'll be using mathematics as a tool, not as a last result. We'll be using mathematics very soon, but as a helping tool, not as a last result. क्या उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है। आइए हम आपको इकोनॉमिक्स लॉजिक्स के साथ प्रूफ करके दिखाते हैं, डिराइव करके दिखाते हैं दिस स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड देन विल बी वर्किंग। ठीक है, चलिए ध्यान लगाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद मैंने चार की जगह छोड़ी है, मैं कुछ उसमें फिल करूंगा और जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको एकदम याद आ जाएगा। ओके, कॉलेज में ये कराया था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बजट से ये हमारा थर्ड टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले बजट लाइन की हमने इक्वेशन लिख ली, ये हमने लिख दी, इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे नंबर्स का प्रयोग करता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर? Now suppose this guy is not happy with the current allocation. मैं बोला भाई क्या परेशानी है? कहता है देखो मेरे को सिर्फ 4 पॉइंट ऑफ पेप्सी मिलते हैं और सपोज 8 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा मिलते हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता है मेरा गला सूख जाता है, तो 8 पिज्जा खाऊंगा और 4 पेप्सी तो कैसे चलेगा? मैंने कहा क्या चाहते हैं? कहता है 2 पेप्सी एक्स्ट्रा मिलता है मुझको। आप मेरे को एक बात बताओ, इफ दिस गाय वांट्स टू हैव 2 more pints of Pepsi, 1 pint of Pepsi is costing ₹5 or $5, तो $20 तो चलेगा ही। ठीक है, अब आप बताइए इसको 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 यूनिट्स के लिए $10 चाहिए। ठीक है, पिज्जा कम करना पड़ेगा। आप बताइए अगर उसको $10 एक्स्ट्रा चाहिए, why $10? Because he wants to have 2 extra pints of Pepsi, each pint costing him $5. तो आप बताइए अगर $10 एक्स्ट्रा चाहिए और पिज्जा कम करके वो आएंगे, पिज्जा कितने का है? तो फिर कम करें कितनी यूनिट्स? 1 यूनिट। हाँ मतलब 1 यूनिट कम आएगी। एब्सोल्युटली। So plus 10, 8 plus minus 1, that's 100. Cool. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 x1 plus delta x1, P2 x2 plus delta x2 is equal to m. That's equation 2. Now बच्चों subtracting 1 from 2. So guys, you will be left with P1 delta x1 plus P2 delta x2 is equal to 0, and if you solve it you will get this slope. तो जो आप कहते थे डेफिनेशन, आप क्या डेफिनेशन मुझे बता देते? आप कहते थे सर इट इज द रेट एट व्हिच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अदर। या परफेक्ट, कंज्यूमर विल बी सैक्रिफाइसिंग these many units for this extra unit equal to। अब मैं आपको तभी 5 मिनट पहले बोला था इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया इसका। इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेम सेकंड सेम इतना बेसिक होता है कि यू रियली डोंट हैव अ गुड लुक एट इकोनॉमिक्स। थर्ड सेम एक्चुअली में वो ओपन डोर करता है आपके लिए, फ्लड गेट्स ओपन करता है एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको सीखने के लिए। और यही सारी चीजें एमए इकोनॉमिक्स में जाएंगी। आप ये क्लासेस मेरे साथ अच्छे से पढ़ लीजिए, रीडिंग्स में वर्ड टू वर्ड आपको पढ़वाऊंगा। आपकी जो एमए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन है वो भी काफी हद तक मैं आपको थर्ड और फोर्थ सेम में ही निपटा। बोले यहाँ तक क्लियर? श्योर? तो अब ये एक झटका था, अब इससे बड़ा झटका आपके पास आ रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर? श्योर? अब अगला झटका जरा हिम्मत से झेलना है।
अगर आप वो झेल गए तो बहुत बड़ा टॉपिक उठा लेंगे आप। आइए देखा जाए, आपने कहा स्लोप ऑफ बजट लाइन माइनस पी एक्स बार पी वाई, सो डोंट थिंक इफ आई गो बाय नंबर्स दिस मस्ट बी इट 5 10 10। चलो आइए, प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए, बड़ी प्रॉब्लम। दिस इज माइनस 5 बार 1, दिस 1 शुड हॉन्ट यू, दिस 1 शुड ट्रबल यू। ये 1 कैसे ले लिया आपने? कुछ लोग आपको बोलेंगे अज्यूम कर लिया। अरे अज्यूम क्या कर लिया? अज्यूम क्या होता है? लॉजिक दीजिए। आइए बात करते हैं। हाँ ना भी जवाब दीजिएगा जब आप प्राइस की बात करते हो, आप 1 यूनिट के टर्म्स में प्राइस की बात करते हो। इफ यू से पेप्सी $5, यानी 1 pint of Pepsi will be available for $5. If you say 1 slice of pizza, if you say pizza $10, so you'll be saying 1 slice of pizza will cost you $10. तो आइए कुछ मजा करते हैं। ऊपर देखो बच्चे, विजुलाइज कीजिए 1 pint of Pepsi equal to $5, ठीक है? Going by that, 1 slice of pizza equal to $10, right? Now, यहाँ पर आप ले क्या रहे हो? डॉलर्स। My natural question should be to ask you, what is the price of $1? अब याद करिए, what was the price of 1 pint of Pepsi? You expressed it in terms of money, $5. Then I asked you, what is the price of 1 slice of pizza? You said $10. Again, money के terms में express किया। अब यहाँ पर आप ले क्या रहे हो? डॉलर्स ले, प्राइस तो 1 यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो माय नेचुरल क्वेश्चन शुड बी टू आस्क व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? 1, बिकॉज़ इट इज ऑलवेज बी लाइक दैट। $1 कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे, हमें तो मनी के टर्म्स में कंपेयर करना है। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? $1 pint of Pepsi $5, 1 slice of pizza $10. What is the price of $1? It has to be. So what is the moral of the story? Whenever you want to take all other goods as 1, take income. When you take income, the price of that particular good, that is income, will invariably naturally be 1, और इसको इकोनॉमिक्स में टर्म देते हैं जो आपने कॉलेज में सुनी है। That term is called a numeraire good. क्या बोलते हैं बच्चे? A numeraire good. So इसको हम साधारण भाषा में कैसे सीखे? A numeraire good is 1, जिसका प्राइस ऑटोमेटिकली 1। न्यूमरेटर गुड उस रूट को कहना है जिसका प्राइस क्या हो जाए। ठीक मेरा बच्चा, आइए एक बार ब्रशअप करते फिर आपको उतारने का समय देंगे। आप बताइए गाइस, वुड यू कॉल बजट लाइन योर बजट कंस्ट्रेंट, बजट सेट योर बजट कंस्ट्रेंट, और बोथ? द आंसर शुड बी बोथ। अगर मैं सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख रहा हूं तो बजट सेट, इफ अफोर्डेबिलिटी अलोंग विद प्रेफरेंसेस देख रहा हूं तो बजट। सेकंड टॉपिक था हमारा टू गुड्स आर ऑफन इनफ। तो हमें किसी बच्चे ने पूछा है कि आप 2 गुड्स के साथ डील कर रहे हो, रियल लाइफ में जो कोई 2 गुड्स के साथ डील नहीं करता तो आप 2 गुड्स के साथ डील क्यों कर रहे हो? तो उसका सिंपल आंसर हो सकता है कि बिकॉज वी गॉट अ 2-dimensional diagram, so it will be simpler to show 2 goods. But then मेरा बच्चा, if you really want to show more than 2 goods, there's still a trick. The trick is, instead of taking one particular good or confining yourself to a particular good, you take income. If you do that, it will show you what? That you have certain amount left, and that amount you can spend on area of goods, on number of goods, not necessarily on one. So even if you have a 2-dimensional diagram, you can still show more than 2 goods. अब अगर मैं इसके बजट कांस्टेंट की बात करूं तो अर्लियर आपका बजट कांस्टेंट ऐसा दिखता था। Now मेरा बच्चा, it will look like P1 x1 plus x2 less than or equal to P2 disappears because P2 1 है. So earlier I had to worry about 3 things, P1, P2 and M. Now I just have to worry about P1 and M. इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, if you just want to focus on one good, you follow this approach. If you just want to look कि भाई consumer एक good को कैसे treat करता है, कैसे consumption करता है, things like that, then you follow this particular approach. नहीं तो नॉर्मल अप्रोच करें। एक बात मैं और ऐड करते चलो, जो भी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बजट कांस्टेंट के, वो इसमें भी सेम है। एम के बियॉन्ड आप खर्च नहीं सकते, एंड देन इनडायरेक्टली यू आर स्टिल कंज्यूमिंग 2 गुड्स, ऑल अदर गुड्स एज 1 एंड one particular good on its basis. क्लियर? तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बजट कांस्टेंट के आज भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं, जस्ट दैट P2 बन गया है 1। तो मेरा बच्चा, और उसके बाद हमने कोशिश किया आपको बिना मैथमेटिक्स के एक सिंपल इकोनॉमिक्स लॉजिक से प्रूव करना कि कैसे आप स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट डिराइव कर सकते हैं। तो मेरा बच्चा,
Sure everybody? तो ये 3 टॉपिक्स अभी तक लिखे हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट, फ्लो गुड्स आर ऑफन इनफ, कंपोजिट गुड कन्वेंशन भी कहते हैं उसको, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बजट से। तो आप पहले ये उतार लीजिए और एक अच्छा सा रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। जिस सीक्वेंस में लिखा मैं सारी उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जब जब आपका एग्जाम होगा 2 घंटे बस मेरा रजिस्टर लिखिए, सारा रिवाइज हो गया एग्जाम के पेपर। हाँ बिल्कुल आपसे उसको न्यूमेरिकल इनकम दो बिल्कुल वो कर सकते हैं, वो अभी आप पढ़ेंगे नॉट अ बिग डील। उतार लीजिए। गाइस आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको रीडिंग्स मिलेंगी, तो बता दो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको जो हम कराएंगे, इस टॉपिक को देखकर आपको लगेगा इट्स क्वाइट सिंपल, बट ट्रस्ट मी इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी जरूरी है। दिस टॉपिक हैज अ हेडिंग व्हिच इज शिफ्ट्स इन बजट लाइन। आइए एंजॉय करते हैं, इसमें कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो जब आप अपेरेंटली ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मुझको आता है, बट ट्रस्ट मी कुछ नई चीजें जो आपको सीखने मिलेगी। सपोज बच्चों विल कैरी ऑन विद द एग्जिस्टिंग एग्जांपल ऑफ आवर्स। ये आपकी बजट लाइन 20, 10, अगेन A, B, 20 and 10। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल होके 4 रुपीज हो गया, तो आप याद रखें बजट लाइन आपके ऐसे बन जाती है 25 शो कर। अगर मैं आपसे कहता प्राइस ऑफ वाई बढ़कर 20 हो गया है तो ये ऐसा बन जाता है। अब नॉर्मल भाषा में अमूमन लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है बजट लाइन रोटेट कर गई, कुछ किताब बोलेगी बजट लाइन पाइवोट कर गई, कुछ किताब बोल सकती है शिफ्ट्स अलोंग x और y एक्सिस। फॉर एग्जांपल इधर हम कह सकते थे राइटवर्ड शिफ्ट अलोंग x एक्सिस, इसमें हम कह सकते थे डाउनवर्ड शिफ्ट अलोंग y एक्सिस।
तीनों टर्म्स ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, बट मैं आपसे विनती करूंगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट आपको इसको बोलना है बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है जब हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वर्टिकल सेगमेंट के कंपैरेटिवली बड़ा हो जाए, सो दैट्स फ्लैटर। तो आपका इस जायज सा सवाल होना चाहिए, सर व्हेन ऑल दीस टर्म्स आर गुड, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम विद ईदर वन ऑफ देम, तो हम ये फ्लैटर टर्म क्यों यूज करें? मेरे को सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप खुद बोलोगे कि यस वी शुड बी यूजिंग द टर्म फ्लैटर और स्टीपर फॉर दैट मैटर। बिफोर आई एक्सप्लेन दैट टू यू, आइए थोड़े बहुत एग्जांपल्स और कर लेते हैं। ये आपकी बजट लाइंस ए बी, अगेन 10 and 20, 10 and 20। अब अगर मैं आपसे बोलूं दैट यू नो प्राइस ऑफ एक्स हैज रिजन टू 10, तो ऑब्वियसली बच्चे आप इसको कहते हैं ये 10 हो गया इससे। अगर मैं आपसे बोलता प्राइस ऑफ वाई घटकर 5 रुपए हो गया, तो यू विल से ऐसा हो जाता। अब इसको हम अपनी भाषा में अभी जो हम सीख रहे हैं, क्या बोलते हैं, बजट लाइन बिकमिंग वर्टिकल सेगमेंट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से ज्यादा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगेन यू गॉट द बजट लाइंस दैट इज ए बी 10 20 और इनका बढ़कर 200 हो गया, तो बच्चों ये पैरेलल शिफ्ट हो जाता और ये ऐसा दिखता। अब पैरेलल शिफ्ट एक तो सिंपल बात है, इनकम बढ़ गई है, दोनों को ज्यादा खरीद सकते हो। एक और तरीका है, डोंट डू दिस। स्लोवर बजट लाइन क्या होता है, px by p1, तो ना तो px में चेंज आया ना तो py में चेंज आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्लोप सेम है। स्लोप सेम है तो पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा। क्या मेरा बच्चे? अच्छा, अब आगे दूसरे वाले पर, दैट्स ए बी, इनकम घटकर 50 हो गया है, सो इन दैट केस लेफ्टवर्ड शिफ्ट a1 b1 10 and 5। इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप? इसको आप बोलते पैरेलल शिफ्ट्स, इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो आइए अब हम मुद्दे पर आते हैं। आपको हमने रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि आप कब यूज करें फ्लैट स्लीपर इंस्टेड ऑफ दीस, दो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दोस टर्म्स एज वेल। तो आइए बताते हैं सर क्यों किया। तो मैं आपकी एक रीडिंग का एक बैक क्वेश्चन, वेरिएंट का एक बैक क्वेश्चन यहाँ पे कोट करता हूँ। अगर मैं आपसे कहता कि प्राइस ऑफ गुड एक्स डबल हो गया है और मैं आपसे कहता प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया है, तो आप बताइए इसका आपकी बजट लाइन पर क्या फर्क पड़ता? आई थिंक आपका जो जवाब होता वो इस प्रकार आता कि सर देखो ये बजट लाइन होता है, मैं बोला यस। आपने कहा इसका इफेक्ट दिखाने में, बोला यस। तो आप कहते इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। गुड वन डबल हो गया और गुड टू ट्रिपल हो गया, ठीक है। मैंने कहा ग्रेट बेटा, यू आर सो इंटेलिजेंट। अब मैंने कहा बेटा डायग्रामेटिकली बता, तो डायग्रामेटिकली आपकी देखिए ऐसा हो गया। मैं बोला भाई ऐसा क्यों हो गया? आपने बोला सर गुड वाई ज्यादा महंगा हुआ है, गुड टू कम महंगा हुआ है। मैंने कहा समझ आ गया? अच्छा बेटा सर नंबर्स के साथ सिखा दो तो क्या? मैंने कहा हाँ यार कोशिश कर लेते। ये 10 और 20 था बेटा, 10 और 20 था। अब अगर गुड प्राइस, गुड वन का प्राइस डबल हुआ तो ये 10 हो जाएगा, इट्स लाइक 100 अपॉन 10। पर गुड टू जो ऑलरेडी हमने 10 रुपए यूज किया था वो 3 गुना हो गया, यानी 30 bucks हो गया। सो 100 डिवाइडेड बाय 30, 3.33। यहां तक बात क्लियर? अब हम फंस गए। अगर आप इसको कोई टर्म दे तो आप अपने को असमझ पाएंगे। अगर आप बोले बजट लाइन रोटेट करके, आई एम सॉरी ये रोटेट नहीं है, रोटेशन भी एक एक्सिस पर होता है, पाइवोशन भी है, पाइवोशन भी एक एक्सिस पर होता है, शिफ्ट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस भी नहीं है, क्योंकि दोनों भी शिफ्ट हो रही है एक्स की वाई में, पैरेलल शिफ्ट भी नहीं है। सो यू आर रसू, आपके पास नाम, आपको पता है आपने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, पर अनफॉर्चुनेटली आपको ये नहीं पता कि इसको नाम क्या दिया जाए। तो मेरे बच्चे इसको आप बोलेंगे बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। Cool? So that's why I was requesting you use the term flatter and stable, क्योंकि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आता है तो भी आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स में चेंज आता है तो भी आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। अभी क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? चलते आगे, आगे बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ सिखाते हैं और बढ़िया सा। अगर हम रीडिंग्स फॉलो करेंगे तो ठीक इसके बाद का टॉपिक है न्यूमेरिकल गुड, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो हम उसको बाईपास करते हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक की हेडिंग है टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग। आइए आपको सिखाते हैं टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ गुड लुक एट दिस।
First we'll be talking about tax. बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार के टैक्स देखे जाते हैं। एक है बच्चों क्वांटिटी टैक्स, राज्य एक है वैल्यू टैक्स और एक है लंप सम टैक्स। आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी टैक्स, बेटा इसको फिक्स टैक्स भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, सपोज आपका गुड का प्राइस है P1, तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, तो आपका गुड का प्राइस हो जाएगा P1 + T। फॉर एग्जांपल 2 रुपए का टैक्स है, तो अगर 10 रुपए का गुड है तब भी 2 रुपए का ही टैक्स है, 12 रुपए का गुड है तब भी 2 रुपए का ही टैक्स है, 15 रुपए का गुड है तब भी 2 रुपए का ही टैक्स है। इन अदर वर्ड्स इट रिमेन्स फिक्स्ड। बच्चा कहते हैं कोई एग्जांपल, टोल प्लाजास पे जो होता है वो ये नहीं देखते आप मर्सिडीज में आए या किसी और सेडान में आए, आपसे एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे लिया जाता है। अब आते हैं वैल्यू टैक्स। मेरे बच्चों वैल्यू टैक्स को परसेंटेज टैक्स भी कहते हैं। इस केस में जो आपका प्राइस P1 होता है वो क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, अगर आपके सामने कोई बड़ी शानदार चीज आ जाए, खुश हो जाओ उसे देख के आप, तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलेगा? मजा आ गया देख के, क्या टर्म निकलेगी? वाव, है ना? वाव का राइमिंग है यहाँ पर टा, that stands for टा। It's a symbol to show tax rate. It's a symbol to show tax rate. टा that is। इसका यूज क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 30% टैक्स लगाते हैं किसी गुड पर और गुड 10 रुपए का है, तो डोंट यू थिंक आपका गुड बिकेगा 30 रुपीज का? और यही गुड अगर 1 लाख रुपीज का होता है, द टैक्स वुड हैव बीन 30,000। सो इट्स अ परसेंटेज टैक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड। ठीक है? आपके कॉलेज में ज्यादातर टीचर्स को एक नाम भी देंगे वैल्यू टैक्स को, दैट नेम इज एड वैल्यूएबल टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चा? एड वैल्यूएबल टैक्स। सो दिस इज एड वैल्यूएबल टैक्स एज वेल। फ्रेंच का प्रोवर्ब है एड वैल्यूएबल, तो उसको यहाँ पे यूज करो। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट आते हैं लंप सम टैक्स। लंप सम टैक्स में आपकी इनकम से ही टैक्स ले लिया जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो अगर मैं बात करूं इन दो टैक्सेस की मेरे बच्चों, इसका इंपैक्ट डायग्रामेटिकली सेम रहेगा, दैट इज ये बजट लाइन को स्टीपर करेंगे। और इस केस में यू आर ऑल अवेयर कि आपकी जो बजट लाइन है वही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। क्लियर? अगर इसी को आप सब्सिडी की फॉर्म में देखना चाहते हैं, सो आई विल डू दैट फॉर यू। अगर ये सब्सिडी की फॉर्म में होगा तो दिखेगा P1 - S। इसको हम कह सकते हैं 1 - सिग्मा P1। माय डियर, सिग्मा could be subsidy rate. Why I am using this sigma particular symbol? Because the reading does so. ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये मिले। इधर हो गया M + S और M + T भी कहते हैं इसको। बच्चों कहता है T कैसे? It will be considered as a tax on government. ठीक है? Subsidy should be considered or can be considered as a tax on government. So आप PG लेवल पे कुछ किताबें पढ़ेंगे तो then write M + T. आपकी रीडिंग M + S दिखती है, but आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। There is nothing in terms as such. क्लियर? तो इसके बाद हम आपको सिखाएंगे रेशनिंग, बट बिफोर वी डू दैट आप लोग से विनती है एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लें सारा और उसको एक बार उतार लें, फिर हम आगे चलते हैं। सो हमने आपको सिखाया शिफ्ट से बजट लाइन। इधर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वर्टिकल से ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल कम हो गया तो कंपैरेटिवली अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ज्यादा है, तो बजट लाइन विल बिकम फ्लैटर। इन दोनों केसेस में बजट लाइन बिकम्स स्टीपर। अगर इनकम में चेंज आता है, बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट, घटती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। फिर एग्जांपल से हमने प्रूव किया व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग दिस टर्म्स कॉल्ड फ्लैटर और स्टीपर। इसके बाद हमने बताया टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग के बारे में। रेशनिंग अभी हम सिखा रहे हैं आपको। टैक्सेस 3 प्रकार के, क्वांटिटी टैक्स, वैल्यू टैक्स एंड लंप सम टैक्स। सेम 1 की किताब याद करते हैं। चलो सेम 1 में था मैनक्यू। मैनक्यू में एक टॉपिक आता था डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस सीखने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल दिया था सेम 1 की रीडिंग में कि 3 रुपए का आइसक्रीम कोन है, 50 पैसे का टैक्स लगा। 3 रुपए का आइसक्रीम कोन है, 50 पैसे का टैक्स लगा। आप बताइए वो 50 पैसे का टैक्स, वुड यू बी कंसीडरिंग दैट टैक्स एज क्वांटिटी टैक्स और वैल्यू टैक्स? 50 पैसे का टैक्स है क्वांटिटी टैक्स, because it doesn't depend upon the value or it is not given in the terms of percentage. एक फिक्स अमाउंट दिया हुआ बच्चे तेरे को 50 पैसे का टैक्स देना ही देना है। अब जितने यूनिट तू कंज्यूम करेगा 50 पैसे के हिसाब से तेरा टैक्स। क्लियर मेरा बच्चा? So before I explore rationing to you guys, I would request कि बच्चे का कुछ सवाल मेरे बच्चा? पक्का आज पूरा चैप्टर खत्म करके उठेंगे? तो दादा You must be looking for that food stamp program जो कॉलेज में बड़ा जोश और खरोश से कराया गया। अभी पहुंच रहे हैं वहाँ, यहाँ तक पहुंच रहे हैं।
इस पे इज लाइक अ डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम में से टैक्स माइनस करेगा। ये सब्सिडीज प्लस सब्सिडी का प्लस होगा, आपको कैश सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, कुछ कैश देती है तो आपकी इनकम में ऐड होगा। और उसके बाद का लेना एस को कहीं बुक्स में और की जगह और लिखना है पी लिख सकते हैं कि वो इज लाइक अ टैक्स ऑन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स पड़ गया कि गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। हाँ उनकी इनकम प्लस होगा ना तो गवर्नमेंट नहीं इनकम में तो हमारी प्लस होगा, उनके तो जा रहे हैं टैक्स, सब्सिडी तो वो दे रहे हैं। सब्सिडी हमारे पास आ रही है लेकिन हमारे पास आ रही है। अपने पास जा रहा है नहीं, अगर आप सिर्फ लमसम सब्सिडी की बात करें तो यू नॉट लुकिंग एट टैक्स, यू लुकिंग एट गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स ना लेकर सिर्फ कैश सब्सिडी दे रहे हैं, टैक्स ना लेके वो तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना, टैक्स भी देते सब्सिडी भी देते। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं रेशनिंग। तो रेशनिंग क्या होता है वो हम आपको सिखाते हैं। This one, this is जैसे tau का tax rate, tau stands for tax rate, the sigma stands for subsidy rate. P1 में कुछ परसेंट होगा ना, P मतलब कुछ परसेंट, एब्सोल्युटली राइट। जी जैसे उसमें आपने 30% माना था टैक्स रेट, सब्सिडी कुड भी 10% 20%। बता लीजिए बच्चे, फिर हम आपको सिखाते हैं रेशनिंग। P1 minus sigma P1 आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। सपोज 10% आपको सब्सिडी दी 10 रुपए की गुड पर, सो 10 माइनस 1 9 रुपए का बिकेगा, फिर minus 2 क्योंकि सब्सिडी है कुछ सस्ता हो जाए। गुड पर अगर सब्सिडी दी जा रही है तो इसलिए दी जा रही है कि तुम एक ऐसे ले लो आपके सस्ता हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए अभी हम आपको सिखाते हैं रेशनिंग, व्हिच अगेन इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए गाइस, so we'll be talking about rationing now. Please focus. Rationing. Rationing को हिंदी में आप कह सकते हैं कटौती करना। देखो बच्चों, I'll be carrying on with the same example. Suppose बच्चे you had 10 and 20. सोच के बताइए बच्चों, maximum good one आप कितना ले सकते हो? 20. अब गवर्नमेंट ये तुमको कहती है कि देखो भाई तुम मैक्सिमम ले तो 20 सकते हो, पर हम तुम्हें we will not allow you to have more than say 16. लिमिट इम्पोज कर दिया आपके ऊपर कि आप 16 के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों करते हैं, कब करते हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है वो भी देख लिया जाए। डोंट यू थिंक आपका बजट सेट ऐसा दिखेगा या बजट कांस्टेंट ऐसा दिखेगा? दिस पीस विल बी लॉक्ड ऑफ कि यू कैन अफोर्ड इट बट यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव इट। बच्चा कहता है गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, कब करेगी? गवर्नमेंट करती है एक वॉर्स के केस में, जब शॉर्टेज वगैरह हो जाती है उसके तो रेशन करना पड़ता है। बी, अगर गरीबों को मुहैया कराना है। आपके देश में इंडिया में राशन कार्ड स्कीम है। राशन कार्ड स्कीम कहती है कि सपोज 4 मेंबर है तो चीनी उसके हिसाब से मिलेगी, 6 मेंबर है तो उसके हिसाब से मिलेगी। बियॉन्ड दैट यू विल नॉट गेट इट एट डिस्काउंटेड रेट एटलीस्ट। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमें तो इसके बियॉन्ड चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास उस सिनेरियो में जो ऑप्शन है वो है रेशनिंग विद टैक्स। सो ऐसे में ये आपका लिमिट सेंक्शन था, यहां तक स्लोप था -P1/P2। गवर्नमेंट ने कहा इसके बियॉन्ड खरीदना, आपने कहा इसके बियॉन्ड खरीदना, तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही टैक्स लगा बजट लाइन स्टीपर बन गई, बिकॉज अब आपके ऊपर गुड पर टैक्स लग गया। ठीक है, इफ यू वांट मी टू यूज नंबर्स आई वुड लव टू डू दैट। सपोज ये था 16, ये 10 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, अगर आप 16 यूनिट लेते हो 5 रुपए के हिसाब से तो 80 रुपीज स्लोप था ना -5/10। आपके पास टोटल कितने थे? 80 यहां पर लग गए, कितने बचे? अब सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया और 3 रुपीज, तो डोंट यू थिंक गुड का प्राइस हो गया आफ्टर टैक्स 8 रुपीज। अब जो आप गुड वन अगर लें तो डोंट यू थिंक आपको सिर्फ 2.5 यूनिट्स आ पाएंगे? 20 रुपए बचे, वो 20 रुपए का गुड वन पे लगा दो, 5 रुपए का नहीं मिल रहा, कितने का मिल रहा है? 8 रुपीज। सो मेरे बच्चों, ये अगर आइडियली जाता तो ये ऐसा जाता, मैं सीधी लाइन बना देता हूँ, ये ऐसे जाता 20, पर अभी ये ऐसा आ जाएगा 18 पॉइंट। So the slope is -5/10 here, which we have already written, but here it will become -8/10.
So with rationing you have this budget set of yours. Beyond rationing, अगर आपको ये टैक्स के साथ rationing लगाना पड़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट लगाए ज़्यादा पैसे के लिए, then budget line will become. कुल मेरे बच्चों उतार लीजिए rationing, फिर सिखाएंगे आपको much awaited food stamp program. और अगर वो सीख लिया हमने तो पूरा चैप्टर 2 खत्म. ये उतार लीजिए. Come on, rationing. Come on guys, come on. अब आप सीखेंगे मच अवेटेड फूड स्टैम्प प्रोग्राम. ये सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक रहेगा सर. चलो बच्चों शुरू करते हैं. The most important topic of the chapter coming your way. Sit back, relax, ध्यान से सीखिए. This is popularly known as food stamp program. आइए इसको पहले मैं अपने एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, फिर जो रीडिंग्स के एग्जाम्पल दिए वो प्रूव करेंगे. सो आराम से ऊपर देखेंगे सब लोग. सपोज व्यक्ति की इनकम 100 रुपीज है और प्राइस ऑफ फूड इज 5. सो आई एम अज्यूमिंग कि फूड के कोई पैकेट्स है जो पर पैकेट आपको 5 रुपए का मिलेगा. Now suppose बच्चों I have got 2 panels here. In the first one I am showing food on the x-axis and income on the y-axis. You've got 100 bucks. At bags you can have 20 packets of food, right? Now मेरा बच्चा same here I am showing. Here you have income 100 and food maximum you can have 20 units, right? And income we can take on y-axis. हमने आज की क्लास में सीख लिया. If you just want to focus on one good, you can take income on the other axis. So अब ध्यान से सीखिएगा. Very very interesting topic. तो आइए स्टार्ट करते हैं. In the first one, government offers food coupons or food stamps as they say. Food stamps worth ₹50 for free. ठीक है. माइंडेड फूड स्टैम्प फूड कूपन्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं टर्म्स. व्हाट मैटर इज वेदर दे बीन गिवन एज फ्री और एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्री की. सो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफर फूड स्टैम्प्स फॉर 50 रुपीस फॉर 50 फॉर फ्री. तो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं. जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे इनका चलन ज़्यादा है. तो सपोज मेरे को 50 रुपए के फूड स्टैम्प मिले. मैं गवर्नमेंट के ऑफिस गया, मैंने वो 50 रुपए के फूड स्टैम्प को मतलब मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैं गरीब हूँ थिंग्स लाइक दैट. उन्होंने मेरे को 50 रुपए के फूड स्टैम्प दे दिए. मेरे बच्चा को 50 रुपए का फूड स्टैम्प आई कैन यूज इट इन द रिटेल मार्केट. और रिटेल मार्केट में बदले में डोंट यू थिंक आई विल बी गेटिंग 10 यूनिट्स फॉर इट. मैं सरकार के पास गया, जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गरीबी का वो सपोज मैं फुलफिल कर दूँ तो वो बदले में मुझे दे रहे हैं फूड स्टैम्प. कितने रुपए की? 50. मेरा बच्चा 2 फूड स्टैम्प आई कैन यूज इन द रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट में फूड का एक पैकेट कितने का? 5 रुपीज का. सो डोंट यू थिंक इफ आई got 50 rupees of food stamps and if I can reimburse those, redeem those in the retail market, I'll be able to end up with 10 units. 50 divided by 5. मेरे बच्चे ध्यान से सीखना, छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर. अगर मैं बोलूँ A, you had 0 unit of food and 100 bucks. पर अब मेरा बच्चा ये भी here at C will be having 10 units with 100 bucks intact, fully intact.
क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू बाय मोर देन दैट तो आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ $5. सो डोंट यू थिंक ये टोटल जो है मैक्सिमम ये 30 हो जाएगा, 30 कैसे 10 फ्री के और जो 100 डिवाइडेड बाय 520 वहां से आ जाएगा। तो मुझे बताइए जो सो कॉल्ड फ्री में आपको फूड स्टैम्प मिले हैज इट मेड यू बेटर और वर्स ऑफ? क्या इससे आप पहले से बेटर हो गए या वर्स ऑफ हो गए? फ्री फूड स्टैम्प से बेटर। पता है क्यों? बिकॉज नाउ OECD इज ग्रेटर देन OAP। आपका बजट सेट है स्वेल्ड, इंक्रीज हो गया है तो अच्छी बात, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी आपको ज्यादा खर्चे में। आते हैं दूसरा केस, गवर्नमेंट ऑफर्स, आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफर्स फूड कूपन्स वर्थ ₹50 फॉर ₹20। बेटा पहले देखते को फ्री में दे रहे थे, अभी फ्री नहीं दे रहे थे, को पहले 20 रुपए देने पड़ेंगे। सो द सिनेरियो हैज चेंज। अब मैं क्या सरकारी दफ्तर मैंने बोला 20 रुपए ये दे दो और मुझे बदले में 50 रुपए के फूड कूपन्स दे दो। आप बताओ ये 50 रुपए के फूड कूपन जब रिटेल मार्केट में रीइंबर्स होंगे तो 10 यूनिट मिल जाएंगे। पर यहाँ पर डोंट यू थिंक मैंने 20 रुपए दिए और मुझे 10 यूनिट मिले तो मुझे ₹2 पर यूनिट पड़ेगा। मैंने सरकारी दफ्तर में कितने रुपए जमा किए थे 20, बदले में मुझे 50 रुपए के फूड कूपन मिले तो 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 यूनिट बाजार से मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली मैंने दिए 20 रुपए और प्राप्त किए 10 यूनिट तो मुझे 1 यूनिट के कितने मिले? 2 रुपए में मिले। अब ध्यान से सीखना, यहाँ पर अगेन 0 और 100। अब मेरा बच्चा तुम यहाँ आ जाओगे 10, यहाँ पर यू गॉट 10 बट विद $80, 20 रुपए तो गए, you are left with $80। if you want to go beyond that तो आपको 26 मिलेंगे टोटल। 10 + 16 बताएगा बच्चों को 16 कैसा है? 80 बचे थे, 80 डिवाइडेड बाय 5। अगेन फायदा तो हुआ है बिकॉज स्टिल OECD is better than or greater than OAP। There is one more way of understanding this by using slopes। यहाँ पर स्लोप हो जाता है -5/1 -5/1 और यहाँ पर स्लोप है -0/1। इधर देखिए स्लोप है -5/1 -5/1, यहाँ पे स्लोप क्या है -2/1। ठीक है, अब मुझे बताओ फ्री वाला बेटर है सब्सिडाइज वाला बेटर है? ज्यादा अच्छा कौन सा? फ्री वाला। अब हम ऐसे बोल तो नहीं सकते फ्री वाला, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। मैं दोनों को एक ही में ले जाता हूं। ये बजट लाइन AB 10 20, देयर आई गो 10 E F 30 C D 26। I think OAEF is better than OAC। Free looks better for obvious reasons। If you want to use slopes, go ahead, you can do that as well। You can use slopes quite easily and convincingly here। बोलिए बच्चों, clear? Sure? So this was my own example to explain the food stamp funda। Now I'll be using the example given in your readings so that you have a better edge over this topic। And then सब सारा हो जाए और जब आप सारा कर लोगे समझ आ जाएगा, फिर मैं एक एक्स्ट्रा चीज और कराऊंगा आपको, उसके बाद आप बता सकते हैं फूड स्टैम्प प्रोग्राम। अब हम जो शुरू करेंगे दैट विल बी द एग्जांपल गिवन इन योर रीडिंग्स। आइए शुरू करते हैं। तो पहले वाले केस में जो एग्जांपल है वो ये है कि एक फैमिली ऑफ 4 है, दे अर्न $300 अ वीक, दे अर्न $300 अ वीक। तो बच्चों मैंने आपकी सहूलियत के लिए फूड का प्राइस एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे मैं फूड का प्राइस नहीं दिया हूँ, सिर्फ ये कह रहा है एक फैमिली है जो $300 पर वीक कमाती है। तो अब अगर सिर्फ वो बेसिस लूँ मैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा इनकम इन डॉलर्स 300 और यहाँ लिख दूंगा डॉलर्स स्पेंड ऑन फूड $300। तो या तो $300 अपने पास रख लो या तो $300 मैं फूड पे खर्च करो। तो केस क्या है? तो केस ये है गवर्नमेंट ऑफर्स फूड स्टैम्प्स वर्थ $200 फॉर फ्री। तो गवर्नमेंट कह रही है वो
सारी फैमिली जो 4 बंदों की फैमिली है और $300 पर वीक कमाते हैं, उनको हमारी तरफ से फूड स्टैम्प $200 फ्री। अब आप बताओ, यहां पर जब थे तो 0 और 300, अब पता क्या होगा, ये 200 मिल गए तुमको, बीच में पड़ा, तो ये हो जाएगा 200 और 300, $200 तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए, बट माइंडेड दे आर स्पेसिफिक कि आपको फूड पे स्पेंड कर सकते हैं। 300 जो आपके पास है वो इंटैक्ट है। अब मेरा बच्चा इसके बियॉन्ड अगर जाना तो ये कितना हो जाएगा, 500 कैसे, 200 जो मिल गए फूड स्टैम्प के लिए और 300 आपके पास होते हैं। अगेन इट हैज मेड यू बेटर, सेम लॉजिक, OAC इज ग्रेटर देन OAB, दोनों में फर्क क्या है, उसमें वी हैड द लग्जरी ऑफ द प्राइस, यहाँ पे प्राइस नहीं है, कोई बात नहीं। आइए केस दूसरा लेते हैं इसमें। अब सपोज मेरा बच्चा सेम केस, यू गॉट एन इनकम ऑफ $300 टू वर्क विद, those $300 you can spend on food as well. Now अब जो केस है वो है फूड कूपन्स मिल रहे हैं, फूड कूपन्स मिल रहे हैं वर्थ $153 बाय पेइंग $83। सो इस केस में गवर्नमेंट कहती है आप 4 मेंबर्स की फैमिली हो, $300 पर वीक कमाते हो, आप हमें $83 पे करो एंड हमसे $153 के फूड कूपन्स ले जाओ व्हिच यू कैन यूज इन रिटेल मार्केट। सो ये इन्होंने सब्सिडाइज है। अब बड़ी खूबसूरत चीज इसमें आप सीखेंगे, रीडिंग्स में दी नहीं हुई है। सो अगले 2-3 मिनट थोड़ा बढ़िया से, यहाँ पर 0 और 300, मेरे बच्चों ध्यान लगाना, here you have $153 but alas you are left with 217। so now you have 153 but you have $217 left। if you want to go beyond that, that's gonna be 370, 153 जो ऑलरेडी मिल गया था, 217 which you can spend। Cool? अब मैं आपको बहुत शानदार चीज सिखाता हूँ। अगर मैं स्लोप से करता है इसको तो -1/1 दोनों जगह मनी, -0/1, यहाँ पर भी क्या होता है -1/1, this attracts me, it is -0.5, this rate AC has a slope of this। आइए इसको लड़के फिर के करते हैं, 2 तरीके से सिखाऊंगा आपको। पहला, आप बताइए आपने $83 दिए और बदले में क्या मिल रहा है, $153, ऑलमोस्ट हाफ। तो एक बार बताओ, अगर ₹1 का चीज 50 पैसा में मिल रहा है तो आपके लिए सस्ता हो गया या महंगा हो गया? सस्ता। तो बजट रेशियो टू फ्लैट अप, इट हैज एंड इट्स क्वाइट क्लोज टू 50%। दैट्स वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। The second way, which is the most proper way, बच्चा कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आया, तो मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया था स्लोप ऑफ बजट लाइन डिराइव करना, दैट विल नाउ कम हैंडी। मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया था गाइस, do you remember? So if you have prices to work with, go ahead with that. If you don't have prices, don't worry, you can use this. So -83 upon 153 minus delta x2 and that's delta। Clear? So if you go by the concepts, by the basics, it's fantastic microeconomics जो थर्ड से आपको ऑफर करते हैं। If you try and learn things, you are in the wrong place। कॉन्सेप्ट सीखना है, रट नहीं सकते, याद नहीं रख सकते। Clear मेरा बच्चा? Sure. Now I would want to add one more thing before I wrap this up for you। और अगर ये सीख जाते हैं आप, रीडिंग्स में जितना हमने करा दिया, मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कराऊंगा। अगर ये आप सीख जाते हैं तो चैप्टर 2 रीडिंग खत्म कर दिया आपने, एक टॉपिक, बजट कॉन्स्ट्रेंट, 2 goods are offered enough, properties of the budget line, shifts in budget line, numerical code, taxes, subsidies and rationing and food stamp program। इसी सीक्वेंस में आपको रीडिंग्स मिलेगा। ठीक है, आइए एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं, बोर्ड पे देखेंगे बच्चों। ये पहला क्या था, गवर्नमेंट ऑफर्स फूड स्टैम्प वर्थ ₹54, यही था बच्चा, राइट? अब अगर मैं आपसे बोल दूं इंस्टेड, थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मैं यहां लिख देता हूं
इंस्टेड 50 रुपी 50 आपको कैश मिल रहा है। पहले तो क्या मिल रहा था, फूड कूपन्स 50 bucks का, which you could have used obviously only on the purchasing of food। ये आपको कैश ही दे रही है गवर्नमेंट, कह रही है ऐश करो 50 रुपए दे दो। अब आप बताओ कैश का 50 रुपए ज्यादा बेटर है आपके लिए या फ्री का वो 50 रुपए का फूड स्टैम्प जो कि आप सिर्फ फूड पे स्पेंड कर सकते हैं? कैश कैश। बट अगेन हम सीधा मुझसे थोड़ा ना बोल सकते कैश इज बेटर, सामने वाला प्रूफ करो, प्रूफ करे प्रूफ। तो देखिए बच्चों, अगर आपकी इनकम 100 की और 50 रुपए का आपको कैश ग्रांट मिल रहा है, आई एम श्योर योर बजट कंस्ट्रेंट वुड बिकम दिस 150। एंड डोंट यू थिंक AOF is better than OECD? बोलिए, or I should be saying B. I should be writing OFB1 is better than OECD. एक बात समझो, जो आपको फूड स्टैम्प ऑफर कर रहा है मैक्सिमम ऑफ 30 यूनिट्स, वो तो ये भी कर रहा है, लेकिन जो कैश ऑफर कर रहा है, दिस एक्स्ट्रा एरिया व्हिच यू कैन स्पेंड ऑन अदर गुड्स, दैट हैज नॉट बीन ऑफर्ड बाय द फूड स्टैम्प। तो अगर आपको कैश मिल रहा है तो वो बेटर है, कैश में आपका बजट परसेंट बनता है OFB1, whereas with food stamp 150 free you were at OAC, D है या B1 whatever, चलो D इसको क्योंकि मैं नीचे D लिखा हूं, so that should clear our confusions. OFD is better than OA। क्या मेरा बच्चा, नाम में तो कुछ अखर ही है, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। Sure, chapter 2 has been done away with, उतारिए, full chapter 2 खत्म। हॉरिजॉन्टल का नीचे करें जिससे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंपैरिजन अच्छा रहेगा। केवल मैच